कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था फैंग युआन अपने मड स्किन टोड को जिया जिंगसन को 500 प्राइमल स्टोन में सेल कर देता है। जिसके बाद वह अपने स्टोन को लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां खड़ी लड़की फैंग युआन को रोकती है और कहती है, यंग मास्टर, क्या आपके पास जो बचा छठा स्टोन है, क्या आप उसे ओपन करना नहीं चाहेंगे? जो सुनकर फैंग युआन हल्के से मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहां फैंग युआन अपने रूम में बैठा हुआ होता है और प्राइमल स्टोन से प्राइमल इसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एब्जॉर्ब करते हुए वह अपने मन में सोचता है कि वो तो शुक्र है कि मेरे पास अभी जो प्राइमल इसेंस है वो मिडिल स्टेज का है। इस वजह से मैं लगातार 5 स्टोन को ओपन कर पाया, वरना ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता। और हालांकि मैंने मड स्किन टोड को पा लिया था, जिसको मैंने बेचकर 500 स्टोन कमाए हैं, जिस वजह से मुझे आने वाले कुछ एक्सपेंसेस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और भले ही मैंने मड स्किन टोड को पाया हो, लेकिन मेरा कभी भी प्लान नहीं था कि मैं उसे रिफाइन करूं, क्योंकि एक साथ 3 गू को फीड करना ये मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मेरे पास अभी इतना बजट बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी जो मड स्किन टोड को फीड करने के लिए फूड की नीड होती है वह येलो सॉयल है, जो कि किंग माउ माउंटेन पर बहुत ही रेयर मिलती है, या फिर कहें तो मिलती भी नहीं। किंग माउ माउंटेन पर सिर्फ ग्रीन सॉयल ही अवेलेबल है। जिसके बाद वह कहता है, हाँ मैं एक चीज तो भूल ही गया था, मेरे पास अभी भी फ्लावर वाइन मॉन्ग के साउंड और विजन गू है, मुझे उनका भी तो यूज करना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फैंग युआन उसी मार्केट पर जाता है और वह उस शॉप ओनर से मिलता है जो उस दिन इंटीमेट ग्रास बेच रहा था। उसके पास जाकर फैंग युआन उससे कहता है, मुझे इंटीमेट ग्रासेस चाहिए। जो सुनकर वह ओनर कहता है, बच्चे तुमने बहुत ही देर कर दी, जितने भी इंटीमेट ग्रासेस थे वो सारे ही सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो सुनकर फैंग युआन थोड़ा सा तो उदास होता है और कहता है, अच्छा तो सारे ग्रासेस सोल्ड हो चुके हैं। तभी उसे एक बंदे की आवाज आती है जो अपने वाइन शॉप का प्रचार कर रहा होता है और कहता है, आइए आइए आप सभी मेरे वाइन शॉप पर आइए, हमारे वाइन शॉप पर 100 प्रकार की वाइन मिलती हैं, आपको एक बार जरूर से टेस्ट करना चाहिए। जो सुनकर फैंग युआन उस वाइन शॉप पर जाता है, जिसे देखकर वहां का ओनर फैंग युआन को ग्रीट करता है और कहता है, यंग मास्टर आइए, हमारे यहाँ 100 टाइप की वाइन मिलती हैं। जो सुनकर फैंग युआन कुछ भी नहीं कहता। तभी उसकी नजर गू मशरूम पर जाती है, जो देख कर वह अपने मन में सोचता है, अच्छा तो इनके पास मशरूम गू भी है। जिसके बाद तभी वह शॉप ओनर फैंग युआन को मेन्यू थमा देता है और फैंग युआन उस मेन्यू में देखने लगता है। तभी वह शॉप ओनर कहता है, यंग मास्टर, हमारे शॉप की जो सबसे बेस्ट सेलिंग वाइन है वो मंकी रोस्टेड वाइन है, अगर आप उसे टेस्ट करना चाहें तो मैं आपके लिए वो ला दूं। जो सुनकर फैंग युआन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारे उस बेस्ट सेलिंग वाइन को जरूर चखना चाहूंगा। जो सुनकर वह बंदा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, यंग मास्टर बस 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी आपके लिए जाकर मंकी रोस्टेड वाइन लेकर आता हूँ। जिसके बाद वह जाता है और एक गिलास रोस्टेड मंकी वाइन लाकर फैंग युआन के टेबल पर रख देता है। जिसे देखकर फैंग युआन तुरंत ही अपने लीकर वार्म बुक को निकालता है और उसे वाइन की तरफ भेज देता है। लीकर वार्म को अचानक से अपीयर होते देख वह शॉप ओनर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, यंग मास्टर, ये तो लीकर वार्म गो है। और वह फैंग युआन से कहता है, यंग मास्टर, मुझे अभी लीकर वार्म गो की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि मैं रैंक 1 का गू मास्टर हूँ। तो अगर मुझे लीकर वार्म गू मिल जाए तो मैं अपने रैंक को और भी अप कर सकता हूँ। तो मैं यंग मास्टर से जानना चाहूंगा, क्या यंग मास्टर मुझे ये लीकर वार्म गूस सेल करेंगे? लेकिन फैंग युआन इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता और लीकर वार्म गू के वाइन खत्म करने के बाद वह वहां से उठकर जाने लगता है। जाते हुए वह वाइन के पैसे टेबल पर रख देता है और वहां से चला जाता है। और वहां का शॉप ओनर फैंग युआन को जाते हुए सिर्फ देखता रह जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है मार्केट का, जहां फैंग युआन आ गया होता है और वहां टहलते हुए सोचता है, आज कारवान का दूसरा दिन है और यहाँ जो मार्केट लगी हुई है वह सिर्फ 3 दिन के लिए ही लगेगी, क्योंकि 3 दिन बाद जो मस्जिद का कारवान है वह किंग मा माउंटेन से निकल जाएगा। तो मुझे इन 3 दिनों के ही अंदर अपने नीड की जितनी भी चीजें होंगी उसे खरीदना होगा। तभी फैंग युआन को कुछ बंदे बातें करते हुए सुनाई देते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है, यार तुमने सुना, एक बंदे ने
मड स्किन टोड को 500 प्राइमल स्टोन में सेल कर दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये बात सच है? जो सुनकर पहला बंदा कहता है, हाँ, ये बात सच है। फैंग युआन भी उनकी बातें सुनता है और अपने मन में कहता है, मेरे लीकर वार्म गू के बारे में कोई भी रूमर्स नहीं फैले हुए हैं, क्योंकि जो लीकर वार्म गू है वो सिर्फ रैंक 1 गू मास्टर के लिए ही प्रीसियस है, बल्कि नॉर्मल पीपल के लिए इसमें कोई भी अट्रैक्शन की बात नहीं है, इसलिए इसके ज़्यादा रूमर्स नहीं फैले हुए हैं। तभी फैंग युआन को और भी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जहाँ लोग कह रहे होते हैं, देखो देखो, उस मर्चेंट को देखो, वो हमें फेक गू बेचने की कोशिश कर रहा है। जो सुन फैंग युआन की भी नज़रें उधर जाती हैं तो उसे भीड़ दिखाई देती है, तो फैंग युआन भी उधर जाने लगता है। अब हमें भीड़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें जिया जिंगसेन दिखाया जाता है, जिस पर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और सभी को उसके खिलाफ भड़का रहा होता है और कहता है, देखो देखो, ये मुझे फेक को सेल करने की हिम्मत करता है। पिछली रात मैं इसके पास आया था तो इसने मुझे बोरगू बोलकर 250 प्राइमल स्टोन ले लिए, लेकिन जब मैं उस बोरगू को रिफाइन करने के लिए अपने घर गया और उसे कल्टीवेट करने की कोशिश की, तब मुझे मालूम चला ये तो सिर्फ एक फैट वॉर्म है। इसने मुझे ठग लिया, इसने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और मुझे फेक गुड सेल किया। ये हमारे क्लैंसमैन को धोखा ये हमारे क्लैंसमैन से धोखाधड़ी करना चाहता है। उसकी बात सुनकर वहां जितने भी खड़े हुए बंदे होते हैं वो भी जिया जिंगसन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तो जिया जिंगसन भी उस बंदे से कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने तुम्हें बोरगुस सेल किया है? तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। और ऐसे ही उनके बीच में बहस होने लगती है। तभी वो बंदा गुस्से से जिया जिंगसन के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम अपनी मौत की तलाश में हो? क्या तुम हमारे किंग ऑफ माउंटेन के लोगों से डरते नहीं हो? जो सुनकर जिया चिंगसन को भी गुस्सा आता है और वह कहता है, मेरे हाथों को छोड़ दो, वरना मेरा भाई जो कि रैंक 4 का गू मास्टर है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर वह बंदा घबरा जाता है और जिया जिंगसन के हाथों को छोड़ देता है। और जिया जिंगसन के ऐसी धमकी को सुनकर वहां खड़े और भी बंदे कहते हैं, देखो तो, ये बास्टर्ड मर्चेंट को ये सिर्फ अपने ब्रदर की रेपुटेशन की वजह से हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही बातें उसके बारे में होने लगती हैं। तभी वहां एक बंदे की आवाज आती है जो कहता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं उस बंदे को, वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड जियाफू होता है। उसे देखकर सभी बंदे हैरान होते हैं और उसके लिए रास्ता खाली करने लगते हैं और कहते हैं, हटो हटो, लॉर्ड जियाफू आ रहे हैं। जिसके बाद जियाफू वहां आता है और उस बंदे से पूछता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? तो वह बंदा सारी बातें लॉर्ड जियाफू को बता देता है कि आखिरकार जिया जिंगसन ने उसके साथ क्या किया। जो सुनकर जियाफू जिया जिंगसन से पूछता है, ब्रदर, क्या ये जो बंदा कह रहा है, क्या वो सभी बातें सच हैं? तो जिया जिंगसन कुछ भी नहीं कह पाता और अपने मुंह को फेर लेता है। जो देखकर जियाफू समझ जाता है कि जिया जिंगसन ने ही कुछ न कुछ किया है। जियाफू उस बंदे से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मैं अपने फैमिली और अपने कारवान के बिहाफ पे आपसे माफी मांगता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको जितना भी लॉस हुआ है हम उसे दुगना पे आपको कर देंगे। जो सुनकर वह बंदा भी हैरान हो जाता है और कहता है, अरे अरे लॉर्ड जियाफू, आप रहने दीजिए, आप उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो रैंक 4 की गू मास्टर हैं और मैं कहाँ रैंक 2 गू मास्टर, आपको मेरे सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए। जो सुनकर लॉर्ड जियाफू हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह ही देखता हूँ। इसमें हमारे कल्टीवेशन पावर की क्या नीड है? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसकी माफी भी मांगेंगे। लॉर्ड जिया फुगुई ऐसे बातों को सुनकर वहां खड़े लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लगते हैं और कहते हैं, देखो तो, सच में लॉर्ड जियाफू कितने अच्छे हैं। वो रैंक 4 पर भी होकर हमसे माफी मांग रहे हैं, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। गलती तो उनके उस छोटे भाई की है। और जिया जिंगसन का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बहुत भला बुरा कहते हैं। ये सब सुनकर जिया जिंगसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में वहां से जाने लगता है। फैंग युआन की भी नजर जिया जिंगसन पर पड़ती है और वह अपने मन में कहते हैं, तो आखिरकार मुझे एक चेस का
प्यादा मिल ही गया, मैं कुछ समय तक इससे जरूर खेल सकता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी वाइन शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया जिंगसन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, सच में वो बास्टर्ड जियाफू, वो मुझे हर जगह फ्रेम करने की कोशिश करता है। हमारे फादर अब मौत के कगार पर हैं, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे भाई के साथ किंग माउ माउंटेन पर भेज दिया कारवान लेकर, ताकि जब हम वहां से वापस आए तो वह डिसाइड कर सकें कि हमें कितना और कैसे फैमिली का इनहेरिटेंस बांटना है। लेकिन वह जियाफू मुझे हमेशा फ्रेम करता है ताकि वो मेरे हिस्से का भी इनहेरिटेंस ले सके। लेकिन आखिरकार मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरा जो कल्टीवेशन और जो लॉर्ड जियाफू का कल्टीवेशन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो रैंक 4 का गू मास्टर है और मैं रैंक 1 का। डैम, मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वह ऐसे ही सोच रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुम अपने ब्रदर से निपटना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर वो थोड़ा सा हैरान होता है और पीछे मुड़कर देखता है तो सामने उसे फैंग युआन दिखाई देता है, जिसे देखकर जिया जिंगसन गुस्से में कहता है, तुम लड़के, तुम तो वही हो ना, मुझे याद है। आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? जिसके बाद फैंग युआन जिया जिंगसन के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रपोजल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे फैमिली इनहेरिटेंस को पाने में। जो सुनकर जिया जिंगसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे मालूम चला? जो सुनकर फैंग युआन कहता है, तुम्हारा फैमिली बिजनेस कोई सीक्रेट नहीं है। अगर कोई बंदा चाहता है कि वह तुम्हारे फैमिली के सीक्रेट को जाने तो उसके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। जो सुनकर जिया जिंगसन भी अपने मन में सोचता है, ये बात तो सही कह रहा है। इस दुनिया में कोई भी सीक्रेट सीक्रेट नहीं है। अगर कोई चाहता है कि किसी चीज के बारे में जान ले तो वह किसी न किसी तरीके से जान ही सकता है। जिसके बाद वह फैंग युआन से कहता है, तो हमें इसके तो हमें कहीं और चलना चाहिए और कहीं और जाकर इसके बारे में बात करना चाहिए। जो सुनकर फैंग युआन कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, जिससे अगर कोई अपने गू का यूज़ कर कर भी हमारे बात को सुनना चाहे तो भी सही से नहीं सुन सकता। तो यही प्लेस हमारे लिए सबसे अच्छी होगी। बस तुम अपने कान को मेरे पास लाओ। जिसके बाद फैंग युआन उसके कानों में अपने प्लान को बताता है। जो सुनकर वह बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे इस प्लान में तीनों फैमिली इन्वॉल्व है और हमारा जो मर्चेंट कारवान है वह कभी भी पसंद नहीं करता कि हम किसी के मैटर में इन्वॉल्व हों। जरूर फिर से तुम्हें जरूर दोबारा फिर से जियाफू ने मुझे फ्रेम करने के लिए तुम्हें भेजा होगा। जो सुनकर फैंग युआन वहां से उठ जाता है और वहां से जाने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझसे डील नहीं करनी तो मैं यहाँ से जाता हूँ। मैं इस इंफॉर्मेशन को जियाफू को बेचूंगा और वह मुझसे डील करने के लिए जरूर ही तैयार हो जाएगा। जो सुनकर जिया जिंगसन उसे रोकने लगता है और उसे कहता है, अरे अरे रुको तो रुको तो। लेकिन फैंग युआन उसकी बातें नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। जिया जिंगसन भी उसके पीछे जाने लगता है। उन दोनों को वहां से जाते हुए वहां का जो शॉप ओनर है वो भी देख रहा होता है। जिसके बाद हमें वाइन शॉप के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां फैंग युआन उसे कहता है। जिसके बाद हम वाइन शॉप के बाहर का सीन देखते हैं, जहां फैंग युआन जिया जिंगसन से कहता है, देखो मुझे मालूम है तुम मुझ पे बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम पहले ही अपने ब्रदर जियाफू के द्वारा सप्रेस कर दिए गए हो और तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है कि तुम कम बैक कर सको और अपने फैमिली इनहेरिटेंस को पा सको। लेकिन अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ तो चांस होगा कि तुम अपने फैमिली इनहेरिटेंस को पा लो, या फिर तुम उससे ज़्यादा भी पा सकते हो। और अगर तुम इस गैम्बल को खेलने के लिए तैयार हो तो तुम बता सकते हो, वरना मैं यहाँ से जाता हूँ। फैंग युआन को बात को सुनकर जिया जिंगसन भी कहता है, जिया फू को मैंने कभी भी अपना ओल्डर ब्रदर नहीं माना है और अगर मुझे अपने फैमिली इनहेरिटेंस को पाना है तो मुझे इस गैम्बल को लेना ही होगा। जो सुनकर फैंग युआन उससे कहता है, तो ठीक है, इसके बदले तुम्हें मुझे 2000 प्राइमल स्टोन देने होंगे और कोई भी बार्गेनिंग करने की कोशिश भी मत करना। जो सुनकर जिया जिंगसन कहता है, ब्रदर ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव ट्रेड नहीं है और वैसे भी इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी है।
जो सुनकर फैंग युआन साफ साफ कहता है, देखो, जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। और अगर तुम इस इंफॉर्मेशन को उन बाकी के दो फैमिलीज को सेल करते हो तो जितना तुम मुझे पे कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा तुम अर्न करोगे। तो वैसे भी तुम्हारा इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। जो सुनकर जिया जिंगसन भी अपने मन में सोचने लगते हैं, हाँ ये बात तो सही कह रहा है। इस समय बाई फैमिली पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने एक फर्स्ट क्लास टैलेंट बाई निंगमिंग को भी प्रोड्यूस किया है और वह बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। वही वो यूए क्लैन का डोमिनेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को बाई क्लैन को बेचूंगा तो मुझे यकीन है कि मुझे जो प्रॉफिट होगा वह इसका भी डबल होगा। जिया जिंगसन को ऐसे सोचते देख फैंग युआन कहते हैं, जैसे कि मैंने सोचा था, मैं गलत नहीं हूं। मुझे मालूम था कि ये जिया जिंगसन बहुत ही बड़ा मूर्ख है। मैं इसे मैनिपुलेट कर कर अपने फायदे की चीजें इससे निकलवा सकता हूँ। और वैसे भी इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे इसका और भी एडवांटेज उठाना चाहिए। जिसके बाद हम जिया जिंगसन को देखते हैं जो फैंग युआन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 2000 प्राइमल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे उस इंफॉर्मेशन को चल कर दिखाना होगा, तभी मैं तुम्हें 2000 प्राइमल स्टोन दूंगा। जो सुनकर फैंग युआन कहता है, ठीक है, चलो मुझे फॉलो करो। जिसके बाद फैंग युआन जिया जिंगसन को उस केव में ले जाने लगता है। तभी जिया जिंगसन फैंग युआन से पूछता है, ब्रदर, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुमने जो मेरे साथ ट्रेड किया है, तुम इस इंफॉर्मेशन को लॉर्ड जियाफू को भी तो सेल कर सकते थे। वैसे भी पब्लिक में उसकी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वहीं जो मेरी रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि मैं लोगों को चीट करता हूँ और उन्हें फोर्स करता हूँ कि वह मेरे साथ ट्रेड करे। तो बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने मुझे ही क्यों पिक किया। तुम ये इन्फॉर्मेशन उसे भी तो सेल कर सकते थे। जो सुनकर फैंग युआन उसके रिप्लाई में कहता है, देखो, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जो जियाफू की कल्टीवेशन है वो मुझसे बहुत ज़्यादा हाई है और मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई मुझ पर हुक्म चलाए और मेरे डिसीजन मेकिंग राइट्स को मुझसे ले ले। मैं अपने फैसले खुद लेना चाहता हूँ, मैं किसी के नीचे नहीं आता। और वैसे भी मुझे उसके वो भोलेपन और अच्छे दिखने वाले फेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जितने भी वो हॉनेस्टी और ट्रुथ की बातें करता है वो सारे सारे बुलशिट है। सिर्फ वह इन सभी चीज़ों का यूज़ करके लोगों का एडवांटेज उठाता है। जो सुनकर जिया जिंगसन भी हंसने लगता है और कहता है, हाँ ब्रदर, तुम्हारी वो जो लास्ट लाइन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तभी फैंग युआन अपने मन में सोचता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा लो है, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी होगा कि मैं तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकूं। जिसके बाद फैंग युआन और जिया जिंगसन उस केव में आ जाते हैं, जिससे फैंग युआन कहता है, हम यहाँ आ गए। जिसके बाद जिया जिंगसन भी साउंड और विजन गु के द्वारा उन सभी इमेजेस और साउंड को सुनता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखो तो तुम्हारे फोर्थ जनरेशन के एंसेस्टर को कैसे फ्लावर वाइन मॉन्ग के सामने कुत्तों की तरह भीख मांग रहा है और कह रहा है, फ्लावर वाइन मॉन्ग, प्लीज प्लीज मुझे मेरी जान को बख्श दीजिए। मेरे जैसे इस कुत्ते के मार कर आपको क्या ही फायदा होगा। सच में ये कितनी शर्मनाक बात है। जो सुनकर फैंग युआन कहता है, हमारे क्लैंस को एक हीरो की जरूरत थी, इसलिए हमारे फोर्थ क्लैन के जनरे इसलिए हमारे फोर्थ जनरेशन के क्लैन हेड एक हीरो बने। वही बाई फैमिली को एक स्कम बैग की जरूरत है, तो इसलिए हमारे फोर्थ जनरेशन के क्लैन लीडर उनके लिए एक लोली स्कम बैग काम करेंगे। और वैसे भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वह हीरो है या कुछ और। ये सिर्फ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। जो सुनकर जिया जिंगसन कहता है, हाँ ब्रदर, तुमने सही कहा।
लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा सेम की बात है एक रैंक 5 गू मास्टर के लिए। जिसके बाद वह सोचते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर, मुझे लगता है तुम्हें फ्लावर वाइन मॉन्ग के है तुम्हें इस जगह से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुए होंगे। जो सुनकर फैंग युआन उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे यहाँ से सिर्फ एक लीकर वार्म वो ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि फ्लावर वाइन मॉन्ग को मरे हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है, तो उसके जितने भी गू थे वो सारे के सारे मारे गए। जो सुनकर जिया जिंगसन उससे कहता है, ब्रदर, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। वैसे भी अब हम दोनों साथी हैं और तुम मुझे सच बता भी दोगे तो भी कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ब्रदर, तुम्हें मुझे सच सच बताना चाहिए कि तुम्हें कितना फायदा हुआ है। जो सुनकर फैंग युआन कुछ भी नहीं कहता और शांत रहता है। तो जिया जिंगसन कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे मैंने सुना था कि फ्लावर वाइन मॉन्ग के पास एक रैंक 5 का 1000 माइल अर्थ वुल्फ स्पाइडर था, जिसके पास बहुत ही लार्ज बॉडी थी और उसके पास एबिलिटी थी कि वो अंडरग्राउंड ट्रेवल कर सके। या जो सुनकर जिस वजह से जो फ्लावर वाइन मॉन्ग था वह जब भी उसे भागना होता था राइटियस कल्टीवेटर से बच के, तो वह अपने अर्थ वुल्फ स्पाइडर का यूज करके वहां से भाग जाता था। जो सुनकर फैंग युआन भी हैरान होता है और कहता है, अच्छा तो कुछ ऐसा भी था। जो सुनकर जिया जैक्सन कहता है, हाँ, पिछले लास्ट ईयर जब मैं तुम्हारे विलेज में आया था तो मैंने इन लीजेंड्स के बारे में बहुत ज्यादा सुना था, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए जब मैं अपने घर वापस गया तो मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया, तो मुझे मालूम चला। और तुम ही सोच के देखो कि किंग मा माउंटेन की जो सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो आखिरकार यहाँ एक केव कैसे हो सकती है। मुझे लगता है फ्लावर वाइन मॉन्ग ने अपने अर्थ वुल्फ स्पाइडर गू का यूज करके ही इस केव को बनाया होगा, अदरवाइज ये केव यहाँ नहीं होती। तो ब्रदर, अब रुक भी जाओ, तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि तुम्हें यहाँ से और भी क्या बेनिफिट हुए हैं। जिया जिंगसन की बात सुनकर फैंग युआन भी कहता है, हाँ, तुम्हारे बातों में कुछ तो लॉजिक है, क्योंकि अभी तक जितने भी इमेजेस अपीयर हुई हैं हमने उनमें कभी भी नहीं देखा कि कहीं भी फ्लावर वाइन मॉन्ग ने अपने अर्थ वुल्फ स्पाइडर का यूज किया हो। मुझे लगता है फ्लावर वाइन मॉन्ग के उसे यूज करने से पहले ही फोर्थ क्लैन हेड ने फ्लावर वाइन मॉन्ग को मार दिया होगा। जो सुनकर जिया जिंगसन हंसता है और कहता है, ब्रदर, इसमें क्या कोई लॉजिक भी है, ये कितना ऑड लग रहा है। लेकिन तभी अचानक से ही उस गुफे में अचानक से अंधेरा हो जाता है और सामने जो इमेजेस थी वह चेंज होने लगती हैं। जो देख कर जिया जिंगसन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, यहाँ इतना अंधेरा कैसे हो गया। तभी उसकी नज़र सामने इमेजेस पे पड़ती है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। वो इमेजेस चेंज हो रही हैं, उधर देखो तो। जिसके बाद हमें इमेज की दिखाई जाती है जहां इमेज में फ्लावर वाइन मॉन्क अपीयर होता है और वह जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मैं हूं फ्लावर वाइन मॉन्क, और तुम फ्यूचर पर्सन, तुम कोई भी हो, लेकिन आज से तुम मेरे सक्सेसर हो और मेरा जितना भी इनहेरिटेंस है आज से वह तुम्हारा होगा। जो सुनकर जिया जिंगसन एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, क्या फ्लावर वाइन मॉन्क का इनहेरिटेंस, ये एक रैंक 5 गू मास्टर का इनहेरिटेंस। मुझे लगा नहीं था कि ऐसे छोटे से किंग मा माउंटेन पर एक रैंक गू 5 मास्टर का इनहेरिटेंस मुझे मिल जाएगा। क्योंकि अगर कोई अगर कोई क्योंकि अगर कोई रैंक 3 का गू मास्टर होता है तो वह अपने क्लैन में एक क्लैन एल्डर की पोजीशन पा सकता है। अगर वह बंदा एक रैंक 4 का गू मास्टर है तो वह अपने क्लैन का क्लैन हेड बन सकता है। और रैंक 5 की गू मास्टर की बात तो छोड़ ही दो। तभी हमें फ्लावर वाइन मॉन्क फिर से दिखाया जाता है, जो कहता है, तुम जब पहली बार आए थे तब से
तुम्हारे आज तक आने में लगभग 100 डेज हो चुके हैं। इससे यही साबित होता है कि गु युए क्लैन की तरफ तुम्हारा कोई भी गुड इंटेंशन नहीं है। तो इसलिए और अभी से मेरा जितना भी इनहेरिटेंस है वो तुम्हारा हो गया है और तुम ही मेरे सक्सेसर होगे। लेकिन इसके लिए मेरी एक कंडीशन है। अगर तुम मेरी इनहेरिटेंस को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा, जो कि सिर्फ ये है कि तुम्हें पूरे के पूरे गु युए क्लैन को डिस्ट्रॉय करना होगा। पूरे विलेज को इरेडिकेट करना होगा। वहाँ का एक भी पीपल जिंदा नहीं होना चाहिए और वहाँ कुछ भी नहीं बचना चाहिए। बस यही मेरी एक कंडीशन है। जो सुनकर जिया जिंक्शन एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, जैसे जैसे कि उम्मीद की गई थी, फ्लावर वाइन मॉन्क एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। क्या मुझे सच में इसके इनहेरिटेंस को लेना चाहिए? क्या मुझे सच में इसके इनहेरिटेंस को लेकर पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करना होगा इसके इनहेरिटेंस के बदले? क्या मुझे सच में ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं, पावर इस दुनिया में पावर ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। चाहे इसके लिए मुझे पूरे गु युए क्लैन को ही ख़त्म क्यों ना करना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे इसकी इनहेरिटेंस चाहिए। एक बार अगर मुझे फ्लावर वाइन माँ के इनहेरिटेंस मिल गया तो मैं अपने फैमिली के इनहेरिटेंस के लिए जियाफू से भी compete कर पाऊंगा और मैं ज़रूर उसे हरा सकूंगा। मुझे इसका इनहेरिटेंस लेना ही होगा। लेकिन तभी जिया जिंगसन को एक बात क्लिक होती है कि अरे, यहाँ तो कोई और भी है। यहाँ वो लड़का फेंग युआन। क्या मुझे मेरे इनहेरिटेंस को उसके साथ स्प्लिट करना होगा? क्या मुझे सच में ऐसा करना चाहिए? और तभी वह इविल सी स्माइल करते हुए कहता है नहीं, और वह पागलों की तरह हरकत करते हुए अपने मन में सोचता है नहीं नहीं, मैं अपने इस इनहेरिटेंस को स्प्लिट नहीं कर सकता। मुझे ये इनहेरिटेंस पूरा अकेले ही चाहिए। मैं इसे उसे नहीं दूंगा। मुझे किसी न किसी तरीके से फैंग युआन से छुटकारा पाना होगा। मुझे पहले उसे अच्छी बातें करनी चाहिए और उसे इस इनहेरिटेंस को आपस में बांटने की बातें कर कर अचानक से उस पे धोखे से हमला करके उसे मारना होगा। ये सोचते सोचते वह बहुत ही ज्यादा अंदर से इविल स्माइल कर रहा होता है और वह फैंग युआन की तरफ हंसते हुए मुड़ते हुए कहता है, यंग ब्रदर। बस वह इतना कह ही पाता कि अचानक से उसे अपने सामने एक मून ब्लेड आता हुआ ही दिखाई देता है और वह कुछ सोच पाता कि उसका जो सर होता है वो बीच में से कट जाता है और वह वहीं मारा जाता है। जो देखकर फैंग युआन उससे कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना हो तो तुम्हें उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें उसे मार देना चाहिए। जिसके बाद वह फ्लावर वाइन मॉन्क की इमेज की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि कुछ ऐसा भी यहाँ ट्विस्ट होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कारवान का सीन दिखाया जाता है, जो कि किंग मा माउंटेन से जा रहा होता है और उसे जाते हुए वहां खड़े लोग गुड बाय कह रहे होते हैं और बहुत ही तेजी से बारिश भी हो रही होती है। और हमें वहां एक होटल पे खड़े एल्डर का भी सीन दिखाया जाता है, जो उस कारवान को जाते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं, पता नहीं नेक्स्ट ईयर जब ये लोग वापस आएंगे तो इनमें से कितने चेहरे होंगे जो हमें जाने पहचाने दिखेंगे। जिसके बाद फिर हमें फैंग युआन भी दिखाया जाता है, जो कि एक माउंटेन पर खड़ा होकर उस कारवान को जाते हुए देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, आज मौसम कितना अच्छा है और बारिश की वजह से जितने भी एयर हैं वो फ्रेश हो चुकी हैं। इस वजह से अगर कभी भी ये मुझे ट्रैक करना चाहें स्मेल के द्वारा कि जिया जिंगसन को किसने मारा है तो ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, हैवी रेन की वजह से जो केव भी होगा वो भी ढक जाएगा, जिस वजह से मुझे कुछ और भी हालांकि समय मिल मुझे जाएगा। मालूम है जियाफू दोबारा से वापस जरूर आएगा ताकि वह अपने ब्रदर के लिए इन्वेस्टिगेट कर सके और पता कर सके आखिरकार जिया जिंगसन के साथ हुआ क्या है, और वह मेरे पीछे जरूर आएगा। क्योंकि जो जिया फैमिली के मेन हेड थे उन्होंने जियाफू और जिया जिंगसन को जानबूझकर एक साथ कारवान के साथ भेजा था ताकि वह उनके एबिलिटी और उनके नेचर को चेक कर सकें और खासकर जिया जिंगसन को इस दुनिया की सच्चाई को दिखा सकें और साथ ही साथ ये भी पता कर सकें कि क्या सच में जियाफू इस फैमिली के हेड बनने लायक है कि नहीं। और क्योंकि अब जिया जिंगसन वापस नहीं पहुंचेगा तो जियाफू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा
जब उसे मालूम चलेगा कि उसके फादर ने ऐसा कुछ किया था, तो वह जिया जिंगसन को इन्वेस्टिगेट करने वापस जरूर आएगा कि आखिरकार जिया जिंगसन के साथ हुआ क्या, ताकि वह अपने फादर को एक अच्छी सी सफाई दे सके कि उसने जिया जिंगसन के साथ कुछ भी नहीं किया। वैसे भी मेरा कभी भी प्लान नहीं था कि मैं जिया जिंगसन को मार दूं। तो गाइस अब देखो फैंग युआन के प्लान्स के बारे में हमें मालूम चलेगा कि आखिरकार उसने क्या क्या प्लान्स बताए थे। जिसके बाद फैंग युआन कहता है, मेरा ओरिजिनली प्लान ये था कि मैं जिया जिंगसन को मैनिपुलेट करूंगा और उसे अपने कंट्रोल में रखूंगा, और जब मैं उसे साउंड और विजन गु के बारे में बताऊंगा तो वो जाकर उन बाकी के बची दो फैमिलीज को भी इनके बारे में बताएगा, जिससे किंग मा माउंटेन पे जो रह रही तीन फैमिलीज हैं उनके बीच एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और उस वॉर की वजह से मुझे बहुत ही समय और बहुत ही सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं, जिससे मैं अपने कल्टीवेशन को बढ़ा पाता और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि जिया जिंगसन एक रिच फैमिली और बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उस पर ज़्यादा कोई शक भी नहीं करता। और साथ ही साथ मेरा ये भी प्लान था कि मैं जिया जिंगसन के द्वारा जिया फैमिली के अंदर हो रहे मामलों में दखल दे सकूं। लेकिन अफसोस, ये मेरा बैड लक ही था कि सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे जिया जिंगसन को मारना पड़ा। सच में जिया जिंगसन, मैं तुम्हें ओरिजिनली मारने का प्लान मेरा नहीं था कि मैं तुम्हें मार दूं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो ये जो मर्चेंट कारवान वाला आर्क था, मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद एक न्यू आर्क स्टार्ट होगा